the topics related to engineering. If you remember, we spoke about mechanical engineering, and we also spoke about computer science engineering, electronics engineering, electrical engineering, and civil engineering. So इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी, आप लोगों को याद है? सर इसके अलावा भी कोई अपकमिंग और ऐसे ट्रेंडिंग कोई स्ट्रीम्स है क्या, जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होंगी, है ना? आप लोगों ने ये भी पूछा था और हम उसके बारे में ही अभी बात। ओके गाइस, सो क्विकली एक बार बस इससे पहले जो हमने अभी में पढ़ा था वो एक बार वाइंड अप मतलब देख ले, क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग में हमने इन सारे स्ट्रीम्स के बारे में बात की थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की थी, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने बताया था कैसे पावर जनरेशन, है ना, और रेलवेज और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसका एप्लीकेशन है। देन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सर्वेयर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सबसे ट्रेंडिंग और सबसे करंटली सबसे फेवरेट स्ट्रीम रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लास्ट में हमने बात की थी कि किस तरह से जो भी हार्डवेयर पार्ट ऑफ थिंग्स है, राइट, कि जो भी आप टेक्नोलॉजीज यूज करते हो उसके अंदर का जो चिप्स है, उसके अंदर का जो प्रोसेसर्स है, वो उससे डील करने वाली इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट में आप लोगों ने पूछा था कि ट्रेंडिंग या फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीम्स क्या है। वहां से आज हम हमारे सेशन को आज स्टार्ट करेंगे कि आज की डेट में या फ्यूचर आगे के 10, 15, 20 साल को सामने रखते हुए ऐसी कौन सी स्ट्रीम्स है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने वाली है, उनकी बात करेंगे आज इंजीनियरिंग में। एट द सेम टाइम विल ऑल्सो बी स्पीकिंग अबाउट इंजीनियरिंग के साथ साथ रिसर्च। कई लोगों को रिसर्च में भी इंटरेस्ट होता है, राइट, रिसर्च के बारे में भी आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड रिसर्च, सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रेंडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते जो स्ट्रीम्स है, दैट इज दीज टू स्ट्रीम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। आपने इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है? ऑटोमेटिक वो ड्राइव होती होगी, कोई ड्राइवर की जरूरत रहेगी क्या वहां पर? नो सर। हाँ, बिना किसी ड्राइवर के वो कार ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, है ना। गूगल इज डूइंग अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दिस, एप्पल इज डूइंग अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दिस, है ना। इसकी किस तरह से फ्यूचर में हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स लेके आ सकते हैं। आप इमेजिन करके देखो, इंडिया की सड़कों पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही है। अगर खड्डा आ रहा है तो उन्हें पता चल रहा है, अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उन्हें पता चल रहा है, कोई अगर बिना जेब्रा क्रॉसिंग के अगर कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है फिर भी उन्हें पता चल जाएगा और ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक रही है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो वहां पर ही आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर द मशीन्स आर almost as good as human beings. They are able to take their own decisions. For example, you might have seen these advertisements of Alexa, या Google Assistant है, Amazon का Alexa है, आपने देखा Alexa? यस सर। आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हो वो उसको बराबर फॉलो करते हैं, राइट। कई बार इसमें ऐसा भी होता है टेक्नोलॉजीज कि दे अंडरस्टैंड योर मूड्स, दे अंडरस्टैंड योर फ्रीक्वेंसीज, की शाम में आपको म्यूजिक सुनना पसंद है ना, या फिर इवनिंग में 7 to 9 ये आपका वर्किंग आवर है तो कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, एकदम फोकस मोड में आपको वो पढ़ने देगा या आपका काम करने देगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, राइट। तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज जहां पर हम लोग मशीन्स को ना और स्मार्ट बना रहे हैं। वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो आता ही है, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन ब्रेन के कंपोनेंट्स को भी अपन स्टडी करते हैं, डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट्स को भी स्टडी करते हैं। आपने अगर कोई मूवी देखी होगी, फ्यूचरिस्टिक मूवी, फॉर एग्जांपल एक साउथ इंडियन मूवी थी रोबोट नाम से, किसी ने देखी वो मूवी? यस सर। यस सर। उसमें आपको बताया कि किस तरह से वो जो मशीन है, इट कीप्स ऑन लर्निंग थिंग्स from the people around it, from the surrounding around it. So that is the same concept that you can study in this field of artificial intelligence and machine learning, right? So it's a very popular and very interesting stream which goes in close alignment with computer science. Computer science के काफी close alignment में जाती है। उसके बाद में second stream आ जाती है data science, ठीक है। डेटा, कई बार हम कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल।
हर चीज डेटा ड्रिवन है। लास्ट टाइम हमने बात भी की थी किस तरह से आपको बैंक के कभी कॉल आ जाते होंगे, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉल आ जाता होगा, है ना। कहीं से भी आपका डेटा का इस्तेमाल करके आपको कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो ये जो डेटा है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करके क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इफ दे नो कि सपोज देयर इज अ XYZ कंपनी एंड उनको पता है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो वो आप लोगों को स्टूडेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मैसेज में बोलेंगे या आपको फोन करके बोलेंगे कि हमारा सो एंड सो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा सो एंड सो ऐप है, हमारी एक टैबलेट है, आप इस टैबलेट को खरीदिए। तो उनको अगर आपके बारे में आपका डेटा पता होगा कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, आप कौन से स्कूल में हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग उनके प्रोडक्ट्स आपको सेल करना शुरू करेंगे। तो दैट इज द पावर ऑफ डेटा। डेटा ड्राइव्स डिसीजंस, है ना। आप इमेजिन करके देख लो, अगर आप Amazon की वेबसाइट को ओपन करते हो, ठीक है, आप Amazon की वेबसाइट ओपन करते हो और आपको एक रजिस्टर खरीदना है, मान लो, है ना, आपको एक रजिस्टर खरीदना है नोट्स बनाने के लिए। तो दिस इज ए कैटेगरी ऑफ रजिस्टर, ये एक कंपनी का रजिस्टर है और ये दूसरे कंपनी का रजिस्टर है, ठीक है। ये जो कंपनी का रजिस्टर है ना, इसकी रेटिंग है 4.7 और लगभग 5000 लोगों ने इसकी रेटिंग दी है, ठीक है, 5000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है। और बी कैटेगरी का जो रजिस्टर है, इसकी रेटिंग है 4 स्टार, ठीक है, और इसको रेटिंग दी है सिर्फ 300 लोगों ने। कौन सा रजिस्टर आप खरीदोगे, ए या बी? ए। ए। समझ में आया किस तरह से डेटा आपका डिसीजन मेकिंग को ड्राइव कर रहा है। यू आर एबल टू टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ दिस डेटा, राइट। तो ये अपने आप में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम हो चुकी है, जो कि फ्यूचरिस्टिक है आगे के जाकर, मतलब वेदर इट इज योर पॉपुलेशन, वेदर इट इज योर एज ग्रुप, वेदर इट इज योर बाइंग डिसीजंस और सेलिंग डिसीजंस, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय डेटा। दैट इज व्हाई दिस इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, डेटा साइंस। और इसमें स्किल्स कौन सी लगेंगी, मैथमेटिकल स्किल्स। आप लोगों को क्लास 10th में या क्लास 9th में स्टेटिस्टिक्स नाम का भी एक टॉपिक होगा, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो उसी उसी तरह की चीजें को, डेटा रिलेटेड चीजें, स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड चीजें, बट ये सारी चीजें हम अब कंप्यूटर्स के साथ में करेंगे, है ना। तो दैट बिकम्स द स्ट्रीम ऑफ डेटा साइंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, है ना। तो ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक और काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगले आने वाले कुछ सालों में। प्रेम सर, just add to it, the most prominent example of data science मैं आपको बताना चाहूंगा in the times of COVID pandemic। जैसे अभी आप सब बच्चे सुनते होंगे कि किसने कौन सा वैक्सीन आया, कौन सा वैक्सीन नहीं लिया, किसने वैक्सीन लिया, किसने वैक्सीन नहीं लिया, कौन सा कोवैक्सीन आया, फिर कोविशील्ड आया। 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लिया और उसमें से किन्होंने फर्स्ट डोज लिया, किसने सेकेंड डोज लिया, और कितने लोग बाकी है, और कौन से कंट्रीज बाकी। सो ऑल दिस कम्स इनटू द डेटा साइंस which actually helps the country to collect the data and help people। जैसे कि अभी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, so they manually try to contact people कि you should take vaccine, so they all have the data of vaccinations and COVID pandemic। So this is a very prominent example, I thought। yes yes definitely, है ना। so be it healthcare sector, be it your consumer markets, be it any sector, है ना, these। और डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे जब आपके पेरेंट्स आपका स्कोर कार्ड देखते हैं, है ना, और उस स्कोर कार्ड में अगर उनको अच्छे मार्क्स दिखे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं दिखे, अगर आपका स्कोर कार्ड का डेटा थोड़ा खराब हो, है ना, तो आपको पता ही है फिर क्या होता है ना। तो डेटा साइंस के बारे में अब आई थिंक आपको समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग विच इज एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी इंजीनियरिंग है जहाँ पे काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे स्कोप आ जाता है कि बिकॉज आजकल जो भी टेक्नोलॉजीज जो हमारी चल रही है ना, वो काफी ज्यादा स्पेस साइंसेस में डील कर रही है। आर्टिफिशियल हम लोग सैटेलाइट्स कभी भेज रहे हैं ताकि डेटा कलेक्शन हो सके, मैपिंग हो सके पूरे अर्थ की, ठीक है। उसके बाद में इवन वॉरफेयर्स जब होते हैं, है ना, तो उसमें साइबर जो आपकी एयर स्पेस की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपने अलग अलग एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, राफेल के बारे में सुना होगा, ठीक है, सुखोई के बारे में सुना होगा। ये सारे जो एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही हाईटेक मतलब डिफेंस में भी हेल्प करते हैं
और प्लस कई सारे एयर ट्रैवल में भी कई सारी चीजें हेल्प करती है, तो उसमें भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग काम में आती है। यानी या फिर रॉकेट साइंसेस जो होते हैं वहां पे भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काम में आती है। तो इट इन्वॉल्व्स डीप फिजिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये भी एक ऐसी स्ट्रीम है जो फ्यूचर में अभी और ज्यादा एक्सप्लोर हो रही है। काफी लिमिटेड कॉलेजेस है जहाँ पे एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, आईआईटीज और एनआईटीज में ज्यादातर देखने को मिलता है ना। तो ये भी एक स्ट्रीम है। नेक्स्ट इज फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी अगेन आप लोग इमेजिन करके देख सकते हो कि आज बहुत सारी चीजें ना पैकेज्ड फूड्स में आपको मिल रही है ना। इफ यू वांट टू कुक लेट्स से अ सूप, तो आपको एक पाउडर मिल जाता है सूप का, उसको आप पानी में डालते हो, गर्म करते हो, योर सूप इज प्रिपेयर्ड। इस तरह के बहुत सारे पैकेज फूड्स आ चुके हैं आजकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना फूड रिलेटेड, इसमें बायोकेमिस्ट्री भी आता है, मतलब बायोलॉजी से भी आप डिस्कस कर डील करते हो, यहाँ पे केमिस्ट्री से भी डील करते हो और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ भी डील करते हो। तो दिस इंजीनियरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज द बायोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड, है ना। यहाँ पे एंजाइम्स का नेचर कैसा है, अलग अलग फूड का स्टडी, मतलब उनका नेचर किस तरह के एंजाइम्स है वहाँ पे, किस तरह की केमिस्ट्री उसमें होती है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है, फूड ग्रेड टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फूड टेक्नोलॉजी में आ जाती है। तो ये भी एक काफी अपकमिंग और बहुत ही अच्छी फील्ड है, विच इज मिक्स एंड मैच ऑफ टिपिकल फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी, उन दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब ये क्या है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि यहाँ पर दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। डू यू गाइस नो व्हाट इज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन? रोबोटिक्स या ऑटोमेशन कुछ हमने सुना है? कवर किया था लास्ट टाइम इसके या बारे में, इससे रिलेटेड। याद आ रहा है कुछ रोबोटिक्स या ऑटोमेशन में क्या होता होगा? अरे रोबोट्स को देखा है नहीं देखा है? सर रोबोट्स बनाते होंगे। हाँ रोबोट्स बनाते होंगे, पर यहाँ पर रोबोट्स किस लिए बना रहे हैं? आपका होमवर्क करने के लिए बना रहे हैं क्या? आपके नो। असाइनमेंट? टू नहीं, क्यों कर रहे वर्क हैं? हाँ क्यों कर रहे हैं, रोबोट्स क्यों बनाएंगे? टू डू आवर वर्क सिंपल। हाँ for human health, हाँ फॉर ह्यूमन हेल्थ, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ mechanical work. मैन्युफैक्चरिंग। हाँ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग समटाइम्स हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और वो सेटअप आपने बना लिया, बट यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू हैव ह्यूमन लेबर, कि लोग आ रहे हैं आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, कभी उन लोगों को छुट्टी रिक्वायर्ड रहेगी, कभी वो लोग हायर सैलरीज की डिमांड करेंगे, कभी वो लोग काम करते करते बातें करेंगे या काम करते करते मोबाइल खेलेंगे, और आप कंपनी के मालिक हो, है ना। तो आपकी कंपनी का प्रोडक्शन उससे अफेक्ट हो सकता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपका प्रोडक्शन बहुत स्लो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, राइट। तो मोर यस। पीपल आर वांटिंग, है ना, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको क्या चाहिए कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमंस, है ना, इफ दे कैन गेट द मैन्युफैक्चरिंग डन बाय ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन और थ्रू मशीन्स और थ्रू रोबोट्स, है ना। लेट्स से कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो कार जब आ रही है उसके व्हील फिक्स करना है, उसके स्क्रू टाइट करना है, तो ये सारी चीजें एक इंसान करने के बजाय एक रोबोट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा होगी, स्पीड बहुत अच्छी होगी, है ना, और रोबोट बीमार भी नहीं पड़ेगा, छुट्टी भी नहीं लेगा, काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। तो दैट इज द फील्ड ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। कि पुरानी जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग थी, आप में से कभी कोई एक इंडस्ट्री में विजिट किया है क्या आपने? किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विजिट किया है क्या? रेज योर हैंड्स इफ एनीबॉडी ऑफ यू हैव विजिटेड एन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, यस सर, मैंने अमूल की फैक्ट्री में विजिट किया है। अमूल के फैक्ट्री में विजिट किया, तो तुमने देखा होगा वैष्णवी वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। यस सर। और सोच के देखो, अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सडनली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं वी आर गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी करो, तो प्रोडक्शन पूरा का पूरा रुक जाएगा। बट अगर इसके बदले, लोगों के बदले अगर मशीन्स हैं,
तो प्रोडक्शन बहुत स्मूथली चला जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि ह्यूमंस को कंप्लीटली आपको अवॉइड ही करना है ना। यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ, ताकि ह्यूमन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और मशीन्स भी रहे, दोनों का एक फर्म बैलेंस होना चाहिए। बट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा और स्मार्ट और थोड़ा सा और बेहतर बनाता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां पर आप रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, बट यू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू improving your manufacturing capabilities. Okay, and last is biomedical engineering. Biomedical engineering, आप लोग मुझे बताओ क्या होता होगा इस इंजीनियरिंग में, सोच के बताओ, बायोमेडिकल में क्या होता होगा? सर इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अगर हम मेडिसिन एंड बायोलॉजी में लगाए तो शायद ये हो सकता है। परफेक्ट परफेक्ट समृद्धि। और कोई मशीन का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या कि ये मशीन सर बायोमेडिकल का एग्जांपल है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आप एकदम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। आईसीयूज वगैरह में भी यूज होते हैं। आईसीयूज है ना, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं जब भी कोई मेडिकल प्रोसीजर की जाती है, कोई सर्जरी वगैरह अगर ऐसा कुछ किया जा रहा हो, है ना, तो वहां पर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है ना, और उनको ह्यूमन बींग्स के जब ट्रीटमेंट्स आप करते हो, सर्जरीज जब करते हो, तो उसमें यूज होता है। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, एमआरआई मशीन हो गई, है ना, एक्सरे मशीन्स हो गई, सोनोग्राफी मशीन्स हो गई। तो ये सारी मशीन्स कैसी है, ये ऐसी मशीन्स हैं जो कि इंजीनियर्स ने बनाई हैं, पर इनका एप्लीकेशन कौन से स्पेस में है, बायोमेडिकल स्पेस में है इनका एप्लीकेशन, है ना। तो दैट इज द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पर आप बायोलॉजी की भी स्टडी करोगे, मेडिसिनल कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? यस सर। यस सर। Yes. ये भी एक ऐसी स्ट्रीम है, ये भी एक ऐसी स्ट्रीम है कि जहां पर आप ह्यूमन बींग्स की काफी ज्यादा आप हेल्प कर सकते हो, उनको सर्व कर सकते हो बाय प्रोड्यूसिंग मशीन्स हु आर एबल टू डायग्नोज द ह्यूमन बींग्स क्वाइट इजीली, है ना, बहुत अच्छे से डायग्नोसिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या बीमारी हुई है, क्या नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट अब तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड एंड ही इज डूइंग हिज पीएचडी, और उसके पीएचडी का टॉपिक क्या है कि लंग्स में, अगर लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब आप एक्सरेज वगैरह करते हो, तो वो एक्सरेज का जो भी रिपोर्ट आता है, या जो भी आप अंदर HRCT, एक सीटी स्कैन भी होता है एक्सरे, और उसके एक्सरे से और डिटेल में होता है सीटी स्कैन, ठीक है। तो एक्सरे करो या आप HRCT करो, उसका जो भी रिपोर्ट आएगा ना, उसका पिक्चर आप अपलोड कर दो उसके एप्लीकेशन में, एंड जिस तरह से डॉक्टर्स ऐसा एक्सरे को देख के बताते हैं ना कि हाँ तुम्हें ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, आपने जैसे ही आपके एक्सरे का फोटो या सीटी स्कैन का फोटो उसके एप्लीकेशन में डाल दिया ना, उसका एप्लीकेशन खुद बताएगा कि यहाँ यहाँ इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकली डॉक्टर्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग लेना, है ना। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज अब डेवलप हो रही है, और ये सारा स्पेस आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। एक चीज बायोमेडिकल में ऐड करने के लिए मैं बताना चाहूंगा प्रेम सर, आजकल हमने काफी सुना होगा कि लेजर ऑपरेशंस काफी हो रहे हैं। सो इवन सपोज मुझे आंखों का कोई ऑपरेशन करवाना है, सो लेजर ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि बिना कोई सुई या बिना कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट किए हुए लेजर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और अंदर का जो भी ट्रीटमेंट करना होता है, जो भी डिफेक्ट है उसको ट्रीट करके उसको सॉल्व कर देता है। सो यहाँ तक दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इट्स एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड, है ना। तो दीज आर द स्ट्रीम्स, है ना, जिसकी अपन बात कर रहे थे कि ये थोड़े से ट्रेंडिंग भी है और ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक भी है, ठीक है। बट एक चीज जो इन सब में कॉमन है, अगर इसमें इन सब में देखो, तो वही जो अपनी पुरानी स्ट्रीम्स है ना, वही सारी चीजें लिंक्ड है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करो, तो इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डेटा साइंस की बात करो तो अगेन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस की बात करो तो इसकी बेस ब्रांच कौन सी होगी, इसकी जो बेस ब्रांच है वो कौन सी होगी, जो कि प्रेम सर ने किया है। हाँ, जैसे ये जो ब्रांच है, इसकी मदर ब्रांच कौन सी होगी, CS। इसकी मदर ब्रांच क्या है, CS। इसकी मदर ब्रांच कौन सी है बताओ, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस। ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें मशीन ज्यादा यूज है, मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं?
मैकेनिकल। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, मैकेनिकल। फूड टेक्नोलॉजी, अगेन थोड़ा सा फूड और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल along with food science. Smart manufacturing again related to इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का मिक्सचर है ये, ठीक है। और बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड बायोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल प्लस बायोलॉजी। तो इंटरडिसिप्लिनरी है। फ्यूचर में अगर आप जो भी स्ट्रीम्स पढ़ रहे हो ना, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी है। परफेक्ट। तो अब आप लोगों को ये तो सबको समझ में आ चुका होगा कि कितने सारे स्ट्रीम्स और कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंजीनियरिंग की, ठीक है। ये सब तो समझ गया कि अगर इंजीनियरिंग करनी है तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर कैसे, कौन कौन सी एग्जाम्स है, कैसे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, कौन सी आप एग्जाम्स दे सकते हो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्राइवेट कौन से अच्छे कॉलेजेस है जिनके आप एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो, और उसके लिए आप अभी के स्टेज में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ी बात उसकी कर लेते हैं, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट करियर डोमेन। तो एग्जाम्स की अगर बात करें तो जेडब्ल्यू, है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है इंजीनियरिंग के लिए, तो वो 2 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, एक होती है मेंस और एक होती है एडवांस्ड, ठीक है। जेडब्ल्यू मेंस और एक होती है एडवांस्ड। ये जो एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन, इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप एडवांस्ड अपीयर कर सकते हो। इफ यू क्वालिफाई जेडब्ल्यू मेंस, ओनली देन यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर जेडब्ल्यू एडवांस्ड। जेडब्ल्यू एडवांस से आपकी एडमिशन होती है आईआईटीज में। तो अगर किसी स्टूडेंट को आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, है ना, गुवाहाटी, गांधीनगर, जो भी आईआईटी में आपको अगर जाना है, तो आपको जेडब्ल्यू एडवांस्ड में एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। और जेडब्ल्यू एडवांस में जेडब्ल्यू एडवांस लिखने के लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेडब्ल्यू मेंस, ये जो एग्जामिनेशन होती है, ये पहले होती है और उसके बाद में ये एग्जामिनेशन होती है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एनआईटीज मिल सकते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, महाराष्ट्र में वीएनआईटी है अपने पास में, नागपुर का जो एनआईटी है, वी हैव सूरतकल, वी हैव तिरची, वी हैव वारंगल, राउरकेला, ऐसे बहुत सारे एनआईटीज है जो कि बहुत फेमस है ना। तो एनआईटीज के लिए आप जेडब्ल्यू मेंस की एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। प्लस कुछ जीएफटीआईज भी है। जीएफटीआईज क्या होता है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट से उनको फंडिंग आती है, इनको आप गवर्नमेंट कॉलेजेस समझ सकते हो। तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी आप जेडब्ल्यू मेंस की एग्जामिनेशन से उन कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। समझ में आया? तो सबसे पहले अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो जेडब्ल्यू मेंस देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं कुछ अच्छे, नेशनल लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे हैं, उसमें एडमिशन लेना है तो भी जेडब्ल्यू मेंस देनी पड़ेगी। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई होने के बाद में आपको एक और पेपर लिखना पड़ेगा जेडब्ल्यू एडवांस का, और ये पेपर में अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको आईआईटीज मिलेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, है ना। ट्रिपल आईटीज में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू आपको मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू मिल जाएगा। तो जेडब्ल्यू मेंस एंड जेडब्ल्यू एडवांस्ड ये आपकी एग्जाम्स होती है जब आप 12th स्टैंडर्ड में होते हो, राइट। ये 12th स्टैंडर्ड में जब आप होते हो तब आप ये एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि काफी फेमस है ना, और आपने आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में सुना होगा, आदित्य बिरला ग्रुप, है ना। तो वो जो बिरला फैमिली है, उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाई है जिसका नाम है बिट्स पिलानी। अगर आपने इस कॉलेज का नाम सुना है, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, ऐसे अलग अलग जगहों पे इंडिया में इनके कॉलेज है बिट्स के। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनका नाम है, बीआईटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिट्सैट की उनकी एक सेपरेट एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में एडमिशन मिल सकता है। ये भी काफी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस है ये, जहां पर आपको मतलब आपको एडमिशन मिल सकता है इंजीनियरिंग के लिए थ्रू दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड एज बिट्सैट, ओके। एक और एग्जामिनेशन है या एक और कॉलेज है वीआईटी। वीआईटी कौन सा? पुणे वाला नहीं, ये एक वेल्लोर, तमिलनाडु में एक कॉलेज है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर में ही आता है ये। तो वीआईटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वीआई ट्रिपल ई करके।
ये एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं। ये तो थोड़ा आगे की बात है, मुझे पता है, बट मैं आपको अभी से दे रहा हूँ कि 12th में मल्टीपल एग्जाम्स हो सकती है जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो VIEEE वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक एग्जाम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक एग्जाम, NITs, IIITs और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए JEE मेंस और IITs के लिए JEE एडवांस्ड। ठीक है, और ये तो सब नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो गए। अगर हम महाराष्ट्र स्पेसिफिक बात करें तो MHT CET, जो महाराष्ट्र के जो टेक्निकल कॉलेजेस है, MHT, T फॉर टेक्निकल, CET, उसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो इन कॉलेजेस से, जैसे आप लोगों ने COEP के बारे में सुना होगा, अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो महाराष्ट्र का जो सबसे फेमस और एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो ये कॉलेज में भी आपको CET के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। देन एक और कॉलेज है मुंबई का, दैट इज VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, VJTI कॉलेज, COEP, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू महाराष्ट्र के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है फ्रॉम MHT CET। ठीक है, रिसर्च वाली एग्जाम पे मैं अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। तो एग्जाम्स वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ गया है, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है 12th लेवल पे। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि सर अभी कैसे करें। अभी आप लोग 8th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, तो हाउ कैन वी स्टार्ट फ्रॉम द क्लास इन विच वी आर। तो यहाँ पर आप लोग प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो, मैंने कुछ आपको एग्जाम्स हाईलाइट करके दी है ना। तो अगर आप क्लास 10th में हो, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है तो वो कौन कौन सी एग्जाम्स दे सकता है जिसके थ्रू उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से बिल्ड हो। तो पहली एग्जाम है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है NTSE? रेज योर हैंड्स। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके ओके समृद्ध, आप में से कोई 10th में है क्या अभी? यस सर। तो ये एक एग्जामिनेशन है जो आप 10th में अगर हो तो दे सकते हो, बट अब इस साल अगर हो तो इस साल तो एप्लीकेशंस खत्म हो चुके हैं, इसके निकल चुके हैं। 16 जनवरी को ये एग्जाम है ना, 16 जनवरी 2022 को ये एग्जाम है। तो ये एक एग्जाम है जो कि काफी अच्छी रेप्यूटेड एग्जाम है, और इसके थ्रू आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, SST और मेंटल एबिलिटी यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जो मराठी में जिसको बुद्धिमत्ता चाचणी आपण ज्याला म्हणतो, है ना। तो मेंटल एबिलिटी, तो ये सारी चीजें इस एग्जामिनेशन के थ्रू क्लियर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जामिनेशन है, 2 लेयर्स में होती है, लेवल 1, लेवल 2, है ना, 2 लेवल में होती है। कोई आप में से कोई 9th स्टैंडर्ड में है क्या? यस सर। है ना, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो नेक्स्ट ईयर यानी कि जब आप 10th में जाओगे तब आप डेफिनेटली ये एग्जाम लिख सकते हो, NTSE। ठीक है, तो NTSE लेवल 1, लेवल 2, 2 लेवल्स में होती है। पहली लेवल में स्टेट बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, और दूसरी लेवल में CBSE के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। अगर आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट के तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, कब तक मिलती है? जब तक आप PG करते हो ना, तब तक आपको स्कॉलरशिप आती रहती है, हर साल आपको पैसे मिलते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो काफी बड़ी एग्जामिनेशन है ये 10th लेवल पे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एक और एग्जामिनेशन है जो आप 10th लेवल पे दे सकते हो, जिसका नाम है MTSC, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसके बारे में किसी ने सुना है? MTSC, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, ये अगर नहीं सुना तो इसके बारे में अभी सुनो, अपने स्कूल्स में इंक्वायरी करो इसके बारे में, क्योंकि ये एग्जाम्स ना, स्पेशली MTSC जो है, काफी इजी एग्जाम होती है। अगर कोई स्टूडेंट ठीक ठाक मेहनत कर ले इसके लिए तो आराम से वो क्वालिफाई हो सकता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती रहेगी। MTSC एग्जाम आप अगर 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, तीनों ईयर्स में आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हो। 8, 9, 10 तीनों साल में आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हो, MTSC, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करना भी इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
MTSC, इससे भी आपके साइंस के फंडामेंटल्स, मैथ्स के फंडामेंटल्स और मेंटल एबिलिटी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जामिनेशन है जो कि 9th स्टैंडर्ड लेवल पे आती है, दैट इज होमी भाभा एग्जामिनेशन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस एग्जामिनेशन? Yes, sir. Homi Bhabha. So this examination is also a very good examination, and they work towards identifying young scientists. यंग साइंटिस्ट्स को आइडेंटिफाई करने के हिसाब से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें मैथ्स नहीं आता, इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स, है ना। तो इस तरह से इसका पेपर आता है होमी भाभा यंग साइंटिस्ट का। ये एग्जाम आप 9th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हो और 6th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हो, है ना। तो दिस एग्जामिनेशन happens in 6th and 9th स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट्स क्या आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को नीट करना है यानी कि मेडिकल में करियर करना है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी एग्जामिनेशन है ये। आपका बायोलॉजी के जो स्किल्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्किल्स, वो यहाँ से टेस्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा छोटे मोटे जो एग्जाम्स है यानी कि नेशनल साइंस ओलंपियाड, नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, आपने इन एग्जाम्स का नाम सुना है क्या? Yes, sir. तो ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, NSO, NMO, IEO वगैरह वगैरह। ये एग्जामिनेशन हर स्टैंडर्ड में होती है, 6th स्टैंडर्ड में होती है, 7th में होती है, 8th में होती है, 9th में होती है, 10th में होती है। तो ये भी एग्जाम्स आप दे सकते हो, है ना। उसके बाद एक और एग्जामिनेशन होती है NSTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च, और ये क्या है? नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो ये साइंस स्पेसिफिक एग्जाम है, ये भी हर स्टैंडर्ड में होती रहती है। तो ये आप ये भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, just to keep a check of what is your present standing as compared to at the national level पे आपकी present standing क्या है वो चेक करने के लिए। ठीक है, okay, irrespective of these examination what you guys should focus on is, अच्छा आप में से कितने लोगों ने अभी तक इस तरह के एग्जाम्स दी है? एक बार raise your hands. How many of you have given such examinations? वैष्णवी कौन सी एग्जाम दी है? Sir, NSO, NMO, IEO दी है। Okay, very good. तुम अभी कौन से क्लास में हो? मैं अब 9th में हूँ सर। ठीक है, समृद्धि Yes, sir. कौन सी एग्जाम्स दी है आपने अभी तक? NSO एग्जाम दिए सर लास्ट वीक, ओके, लास्ट वीक ही दी थी। आप कौन से क्लास में हो? 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड। ओके, गुड। तो इररिस्पेक्टिव मतलब आप सब लोगों ने ना कम से कम ये एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भर के आपको MCQ पैटर्न ऑफ सॉल्विंग का अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि 11th 12th में जो भी एग्जाम्स होंगे या फिर 12th के बाद में जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे फिर वो IIT के हो या मेडिकल के, जब हम बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन की बात करेंगे या UCED और डिजाइन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर के एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, या फ्यूचर में MPSC, UPSC, ये सारे एग्जाम ने मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पैटर्न में। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आप जो पैटर्न देखते हो वैसा। कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, जैसे JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, UPSC के एग्जाम में। तो हमें नेगेटिव मार्किंग भी कैसे वर्क करता है क्या नहीं, उसका अंदाजा आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग 7th 8th 9th 10th मतलब इन सारे क्लासेस में आपके स्कूल स्टडीज के साथ साथ इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करो, ठीक है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन स्टेट बोर्ड और CBSE, अगर आप स्टेट बोर्ड में भी हो फिर भी आप लोगों ने CBSE के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, PCMB के टेक्स्ट बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आप 8th में हो, 7th में हो, 9th में हो या 10th में हो, आप लोग अगर स्टेट बोर्ड में हो फिर भी आप लोगों ने CBSE या इसको NCERT, इनकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है CBSE वालों की, CBSE बोर्ड है ना,
और इस बोर्ड की किताबें जो लिखता है वो लिखता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के, वो आप लोगों ने जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आपका इच्छा है कि आप इंजीनियरिंग में करियर करो, डिजाइन में करियर करो, रिसर्च में करियर करो, है ना, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना, मेजोरिटी साइंस सेम होता है, सिर्फ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और मैथ्स वाले क्वेश्चन में भी, मैथ्स वाले इसमें भी थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने देखने को मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर राइट वाइल यू आर इन योर 8th 9th 10th और सच स्टैंडर्ड्स। तो आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें साइंटिस्ट बनना है, या जिन्हें कुछ इनोवेटिव रिसर्च करना है, या कुछ नया पता करना है? ऐसे कोई है क्या इंटरेस्टेड? या अगर आपको बनना नहीं है पर आपको जानना है कि रिसर्च वाली फील्ड कैसी है, ये साइंटिस्ट लोग कहाँ से पढ़ते हैं, क्या चीजें पढ़ते हैं, या रिसर्च वाली फील्ड में होता क्या है, ऐसा कोई है जिसे जानने में इंटरेस्ट है? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रहा तो ही मतलब डिस्कशन वगैरह करने में और मजा आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखो आपको देखो रिसर्च होता क्या है ना, या इनोवेशन होता क्या है। जो कन्वेंशनल चीजें चलते आ रही थी, मतलब अर्लियर पीपल यूज्ड टू वॉक, फिर उन्होंने दे स्टार्टेड यूजिंग यू नो लेट्स से एनिमल्स फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, और एनिमल्स से भी वो एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही रीच कर पा रहे थे, बट उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एंड दैट वाज व्हेन इनोवेशन हैपेंड, है ना। डिस्कवरी ऑफ व्हील, such an important innovation, discovery of wheel, and that led to automobiles, है ना, and that changed the course of humanity forever। उसी तरह से ये रिसर्च और इनोवेटिव चीज है। तो इंजीनियरिंग जहां पे खत्म होती है ना, वहां से रिसर्च शुरू होती है। तो जो चीजें आप कन्वेंशनल करते आ रहे थे उसमें से कुछ नया, कुछ हटकर, हम लोग बहुत पहले, आप आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि एक फीचर फोन आते थे, सिर्फ उसमें कोई टच स्क्रीन वगैरह नहीं होता था, है ना, सिर्फ फीचर फोन आते थे, बटन वाले फोन आपने अभी भी देखे होंगे, नोकिया कंपनी वगैरह, उसमें उस टाइम पे एक जमाने में काफी लीडिंग कंपनी थी। तो वहां से हटकर, है ना, किसी ने टच स्क्रीन मोबाइल्स का इन्वेंशन किया, कैमरास को एम्बेड किया, म्यूजिक को एम्बेड कर दिया फोन्स में ही, और आज प्रैक्टिकली एक फोन में हम हर चीज कर सकते हैं। हमारे कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं, हमारा टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशंस मैनेज कर सकते हैं, हमारा ट्रैवल प्लान मैनेज कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, मतलब ट्रेन टिकट की बुकिंग, एवरीथिंग, हमारे स्कूल कॉलेजेस के लेक्चर्स, हमारे ये वाले सेशंस, practically everything we are able to do from that one little phone, and that is possible because of constant innovation, and that innovation is possible because of research। ठीक है, तो ये फील्ड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है रिसर्च के लिए? एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट में क्या इनोवेशन कर सकता हूँ यहाँ पे, इस तरह के मतलब कैपेबिलिटीज आपको रिक्वायर्ड है इफ यू वांट टू हैव अ करियर इन रिसर्च। ठीक है, और रिसर्च फील्ड में इंडिया में मतलब काफी हैंडफुल कॉलेजेस ही है जो रिसर्च ऑफर करते हैं, एंड वन ऑफ द कॉलेजेस इज IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है रिसर्च के लिए, सबसे टॉप मोस्ट। मतलब ये कॉलेज का कैंपस एक तो बहुत बड़ा है भी, और ये कॉलेज जो है ना, ये IIT बॉम्बे, IITs को भी बीट करता है ये कॉलेज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने फैकल्टीज में, अपने कोर्स में, करिकुलम में, है ना। इतना इतना बढ़िया कॉलेज है ये इंडिया का। अगर आप इसको सबसे बेस्ट टेक्निकल कॉलेज भी बोलो ना तो भी चलेगा, सबसे बेस्ट, इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी सबसे ऊपर आता है ये कॉलेज, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस कॉलेज को बनाया था, किसी को पता है इस कॉलेज के बारे में? Have you guys heard of this college before? Okay, so this college was actually conceptualized by Tatas, जो आप देखते हो ना, टाटा कंपनी जो है, रतन टाटा उनके पिताजी, है ना, वो JRD वगैरह, उन लोगों ने, the Tata family had created this college। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बहुत बहुत ही फेमस कॉलेज है, और इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज साइंस स्ट्रीम में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो रिसर्च करने के लिए, है ना। रिसर्च प्रैक्टिकली इन एनीथिंग,
कंप्यूटर्स में आपको रिसर्च करना है, बायोलॉजी में आपको रिसर्च करना है, मेडिसिन में आपको रिसर्च करना है, किसी भी चीज़ में आपको अगर रिसर्च करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। रिसर्च के लिए आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और है ना पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे ना एक डॉक्टरेट लग जाएगा। आपने देखा है ना कई लोगों के नाम के आगे एक डॉक्टरेट लग जाता है, जैसे अथर्व, डॉक्टर अथर्व बेंकले, है ना। तो ये जो डॉक्टर है ये एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं है ना, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिसर्च में बहुत अच्छी चीजें की है, जिन्होंने कुछ तो नया इनोवेटिव चीजें की है, और उसके वजह से उनके नाम के पहले डॉक्टरेट का एक डेजिग्नेशन लग गया है। ठीक है, सेम चीज आप इंजीनियरिंग के बाद भी यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसे बीटेक कहते हैं, या बीटेक या बीई कहते हैं, ऐसे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के बाद भी आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो मास्टर्स में, है ना, और एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। तो इसमें आपने कुछ नया जब फिगर आउट किया है तो आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, और यू कैन ऐड अ डॉक्टर डेजिग्नेशन बिफोर योर नेम, राइट। तो रिसर्च करने के लिए आईआईएससी बैंगलोर और उसके साथ साथ आईसर्स भी है इंडिया में, जैसे पुणे में एक आईसर है, आईसर पुणे, है ना। देयर आर 8 आईसर्स इन इंडिया, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये कॉलेजेस रिसर्च के स्पेसिफिक ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया था, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, रीडिंग, यहाँ पे मैंने रीडिंग नहीं लिखा पर रीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको रिसर्च में लगती है। तो अगर आप में ये स्किल्स है, या फिर अगर आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट है, कुछ तो इनोवेटिव करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऐसा ही क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता, वैसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, इफ यू आर एबल टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, है ना, और आपका एक्सटेंसिव रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को रिसर्च वाली स्ट्रीम जो है ना वो बहुत अच्छी लग सकती है। यस, जैसे अक्षय सर इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि एक और रिसर्च कॉलेज है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, है ना, एक और इस तरह का कॉलेज है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इस जिसे हम कहते हैं, मुंबई में लोकेटेड है, TISS। तो अगर आपको सोशल साइंसेस में कुछ इंटरेस्टिंग करना है, आपको नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी उसमें कुछ नहीं करना, पर आपको सोशल साइंसेस में कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में अगर आपको कुछ बहुत ही इनोवेटिव और ये करना है, जिन्हें हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो एक कॉलेज है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है। तो दैट इज अगेन डेडिकेटेड टू रिसर्च, राइट। एंड हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे जब हम आर्ट्स के स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, है ना, जब हम आर्ट्स के स्ट्रीम्स पढ़ेंगे और भी इन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर आप बात करो कि हमें जॉब कहाँ मिलेगा, अगर हम रिसर्चर बनते हैं, अगर हम साइंटिस्ट मिलते हैं, तो जॉब कहाँ मिलेगा, तो कंपनीज का ना एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D। ठीक है, जहां पे हर कंपनी कुछ नया और कुछ इनोवेटिव फिगर आउट करती है। जैसे आपने स्मार्टफोन्स में एक पॉपअप कैमरा देखा होगा, देखा है ना सब लोगों ने, पॉपअप कैमरा आजकल आ चुका है। यस सर। तो इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उस प्रोडक्ट में नया कैसे आने वाला है, वो कहाँ पे होता है, उन कंपनीज का एक डिपार्टमेंट होता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस डिपार्टमेंट में इस तरह के रिसर्चर्स बैठे होते हैं, और वो नई नई चीजें हम हमारे प्रोडक्ट में, हम हमारे सर्विस में क्या नई चीजें दे सकते हैं, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो आपको वहां पर जॉब मिल सकता है। आप टीचिंग में आ सकते हो, अगर आपने रिसर्च किया है ना, आपको टीचिंग में बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, IITs हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, साइंसेस के कॉलेजेस हो गए, वहां पर आप टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू हैव डन योर डॉक्टरेट, आपको वो वाइस प्रिंसिपल इस तरह की पोजीशंस पे भी हायर कर सकते हैं, तो जहाँ पे आप टीचिंग में करियर कर सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अगेन अ वेरी फैंटास्टिक करियर ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, है ना, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है अलग अलग इंडिया में, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उनके रिसर्च लेबोरेटरीज में बोलो या उनके टीचिंग फैकल्टीज के लिस्ट में बोलो, है ना, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
फॉरेन कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर आपने रिसर्च किया है तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे जो लेबोरेटरीज होती है, बहुत सारे जो इनोवेशन लैब्स होते हैं, वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो द अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. एंड इफ यू आस्क कि सर इसके लिए एग्जाम कौन सी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए एग्जाम जो है ना रिसर्च के लिए, अगर आपको डायरेक्ट रिसर्च में जाना है तो आपको एक 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम होती है KVPY, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में. ठीक है, KVPY एग्जामिनेशन ये होती है. और KVPY एग्जामिनेशन आप 11th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हो, 12th स्टैंडर्ड में भी दे सकते हो. इसमें अगर हमारा बहुत अच्छा रैंक आ जाता है तो हमें IISc बैंगलोर में एडमिशन मिल जाएगा. IISc बैंगलोर में हमें एडमिशन मिल सकता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू. अगर ये आप एग्जामिनेशन 11th में देते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे 11th में अगर आप ये एग्जाम देते हो. तो अगर आप ये एग्जामिनेशन 12th में देते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि PCM में देनी है ये एग्जाम और PCB में ये एग्जाम देनी है. PCM में देनी है या PCB में देनी है. 11th में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और 12th में PCM या PCB में. तो KVPY के एग्जाम आप दे सकते हो. या अगर आपको आइसर में जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. और अगर आपको यहाँ पर जाना है तो इनकी अपनी एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, इसे कहा जाता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट. तो यहाँ पर भी चारों सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी. तो इन सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए. ये एग्जाम होती है आपकी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में, 11th में नहीं होती है एग्जाम, सिर्फ 12th में होती है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट. So if you want to make your career in research, then you'll have to study physics, chemistry, maths and biology, very rigorously. And again, like we said, कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक का PCMB का जो NCERT बुक्स है, 8th से 12th के जो NCERT बुक्स है PCMB के, बायोलॉजी भी यहाँ पे है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको रिसर्च में भी ये करना है तो, करियर करना है तो. यस Sir, if we want to get or pursue a job in Microsoft, then what we have to do? Or Google? Yes. So definitely, if you want to get into Microsoft, Google, or these or top-notch companies, LinkedIn, then Twitter and all these companies, so computer science engineering is the best route. जब आप कोडिंग वहाँ पे सीखते हो, साइबर सिक्योरिटी सीखते हो, डेटा साइंस सीखते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सीखते हो, तो इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर वेरी गुड एट इट, आपका बहुत अच्छा स्किल है उसमें, तो आई थिंक यू कैन गेट अ जॉब देयर. बट यू वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड कॉलेज एक्चुअली. शुरुआत में जस्ट आफ्टर प्लेसमेंट अगर आप चाहते हो ना कि Amazon जैसी कंपनी में आपको काम करना है या गूगल में आपको काम करना है, तो ये कंपनीज ना हर कॉलेज में नहीं आती, आपको टॉप लेवल कॉलेज में रहना होगा. अगर अब मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये कंपनी सिर्फ 3 जगह पे आती है, COEP, वालचंद, ठीक है, PICT पुणे का कॉलेज है, वालचंद है, COEP है, और एक मतलब जो मुंबई का जो VJTI है वहां पर. तो 3 से 4 ही कॉलेजेस में आती है महाराष्ट्र के. अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे बात करो तो IITs वगैरह में या कुछ अच्छे NITs में ये कंपनीज आती है. Okay, sir. Thank you. रिगार्डिंग दिस प्रेम सर, जैसे कि अथर्व ने बताया कि उनको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो किस कॉलेज से पढ़ना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, सो नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का उनका अलग डिपार्टमेंट होता है. जैसे डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, देन कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है. सो अगर आप कॉमर्स में जाते हो या यू आर गुड एट फाइनेंसेस, इफ यू डू एन MBA in finance, then you can as well go into Google and Microsoft. So to go in Google, engineering or science is not the only option. You should know आपका इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि हम आगे के सेशंस में बात करेंगे. जैसे डिजाइन हुआ, सो यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरेक्शन डिजाइन जो काफी पॉपुलर है, तो इसके स्टूडेंट्स काफी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं आजकल. सो उसके बारे में बात करेंगे. So yeah, this is one point we should consider. Okay. तो आपको जैसे कि सर ने बताया कि आपको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो कौन से डोमेन में जाना है.
है ना, मतलब आपको कॉमर्स वाले डोमेन में जाना है, मैनेजमेंट वाले डोमेन में जाना है या टेक्निकल वाले डोमेन में जाना है, तो ये भी एक आपको तय करना होगा।